हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आवर्त सारणी की विशेषताएं और आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति किस प्रकार है। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। आधुनिक आवर्त सारणी की किस प्रकार की कौन सी प्रवृत्ति है, तो आज की इस टॉपिक में हम शुरू करते हैं। इसमें हम पहले बात करेंगे संयोजकता क्या होता है। दोस्तों, जब कोई परमाणु अपने ही तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। जब कोई परमाणु किसी तत्व से या अपने ही किसी अन्य तत्व से क्या करता है, बंधन बनाता है या साझा करता है, तो परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या देने की संख्या को क्या कहते हैं, हम संयोजकता कहते हैं। यानी परमाणु के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या दी जाती है और जो ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। किसी भी तत्व की जो संयोजकता है उसे हम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजकता का निर्धारण जो है उस संयोजकता इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे हम बात करें, यदि तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में, मान लीजिए अगर तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 1, 2, 3 या 4 है, तो उन तत्वों की संयोजकता क्रम से क्या होगी, 1, 2, 3 तथा 4 होगी। अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की जो संयोजकता है वो 1 होगी या फिर 2 होगी या फिर 3 या फिर 4 होगी। तो किसी भी तत्व की संयोजकता जो होती है उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होती है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। उदाहरण की बात करें दोस्तों, जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। मैग्नीशियम परमाणु की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, 2 होती है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। अब देखिए, मैग्नीशियम का जो कोश है, पहले कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। दूसरे कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और सबसे बाह्यतम कोश में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। और यही इसकी संयोजकता होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी तत्व की संयोजकता जो है उसके परमाणु की सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही निर्धारित होती है। तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम की जो संयोजकता वो कितनी होगी, 2 होगी। इसी प्रकार सल्फर का परमाणु क्रमांक देखिए कितना है, 16 है। और एस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 है। अतः सल्फर की जो संयोजकता है वो 2 होगी। कैसे होगी, देखिए क्या, पहले कोश में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाकी के बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। क्योंकि इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 2 काम करेगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता जो होगी वो 2 होगी। यदि तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में, दोस्तों अगर तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 है, तो उन तत्वों की संयोजकता क्रम से कितनी होगी, 3, 2 और 1 होगी। अगर किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन है,
या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की जो संयोजकता होगी या तो वो 3 होगी, या तो वह 2 होगी, या फिर 1 होगी। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि 5 और 6 या 7 ये बड़ी संख्याएं हैं। कहने का मतलब है ये इतने इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, लेकिन अपना अष्टक पूरा करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसलिए इन तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 3, 2 और 1 होगी। जैसे एक उदाहरण से आसानी से समझते हैं, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक की। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 7 है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 होगा। तो देखिए नाइट्रोजन के पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद में दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन है। जबकि दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो ये अष्टक पूरा करने के लिए 2 काम कर सकता है। या तो ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन है जो है बाह्यतम कोष में, ये इसे दान कर दे, तब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। या फिर ये एक काम करें कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 है, ना कि इसकी संयोजकता 5 होगी। जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। कहीं कहीं पे यह परिभाषा जो है वो काम नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में अगर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो उसकी संयोजकता जो होगी वो उपस्थित की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं होगी, बल्कि इससे होगी कि उस तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देख लीजिए एक और उदाहरण देख लीजिए। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बाह्यतम कोष में देखिए दोस्तों, पहले तो इसके पहले कोष में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाह्यतम कोष में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। यदि तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, यदि तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है, तो उन तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। जैसे बात करें नियोन की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। नियोन का परमाणु क्रमांक जो है वो 10 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है। अब देखिए नियोन के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका अष्टक पूरा है। तो इसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 है, और इसकी अष्टक पूरा है। तो इस हिसाब से इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में, सबसे बाहरी बाह्यतम कोष में देखिए 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। इसी प्रकार आर्गन की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18 है, और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? ns2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद में बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अष्टक पूरा है, और इसके बाह्यतम कोष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आवर्त में, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से जब आप दाएं जाएंगे तो संयोजकता पहले 1 से बढ़कर 4 तक बढ़ती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता जो है वो 1 से बढ़कर 4 तक बढ़ती है, फिर 1 से घटकर उत्कृष्ट गैस की स्थिति में 0 हो जाती है। यानी पहले तो संयोजकता जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से बढ़ती है 4 तक, उसके बाद में 1 से घटकर उत्कृष्ट गैस की स्थिति में 0 हो जाती है। यानी उत्कृष्ट गैस तक पहुंचते पहुंचते इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है।
समूह में सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है वो समान होती है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों में जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होती, समान होती है। अगला टॉपिक है दोस्तों परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज। परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु केंद्र से उसके बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के आकार को दर्शाती है। कोई भी एक तत्व है, ठीक है, तो इसके नाभिक से, यानी इसके नाभिक है, ये मान लीजिए कोई तत्व है, मान लेते ये नाइट्रोजन एक परमाणु है, ठीक है, तो इसका जो बाह्यतम कोश है, इस बाह्यतम कोश से और इस तत्व की केंद्र की जो दूरी है यही इसकी क्या कहलाती है, परमाणु आकार को दर्शाती है कि ये कितना बड़ा है। बात करें हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 37 पिकोमीटर होती है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 37 पिकोमीटर होती है। तो दोस्तों परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। तो इस प्रकार दोस्तों आवर्त में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं पर जाने और परमाणु त्रिज्या घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर आप बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। जैसे जैसे नाभिक में आवेश बढ़ेगा तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और जब यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उससे क्या होगा, परमाणु आकार जो है वो घटता जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से जैसे जैसे नाभिक में आवेश बढ़ता है यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा, और जब नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे तो उससे क्या होगा, परमाणु आकार घटता जाता है। जैसे ये कोई तत्व है नाइट्रोजन मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो नाभिक का आवेश है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इसका आकार जो है बहुत छोटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इस प्रकार आवर्त सारणी में अगर आप बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो वहां पर परमाणु त्रिज्या क्या हो, घटती है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार जो है वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या, परमाणु आकार बढ़ता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। नीचे जाने पर क्या होता है, एक नया कोश जुड़ जाता है, और इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है, और इस कारण नाभिक का आवेश जो है वो बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश क्या होता है, जुड़ जाता है। देख लीजिए जैसे ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु आकार है वो लिथियम से छोटा होगा। एक नया कोश जुड़ जाएगा, और नया कोश जुड़ने से जो इसके नाभिक में आवेश है ये घट जाएगा, और इसके घटने के साथ साथ क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के बारे में। अगली जो प्रवृत्ति है वो हमारी धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं और अधातुओं से अलग कराती है। आप देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनी होती है, तो वो क्या करती है कि धातुओं को और अधातुओं को अलग करती है। इस रेखा के बाएं तरफ के तत्व जो होते हैं वो धातु कहलाते हैं, रेखा के बाएं तरफ के तत्व क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, तथा दाएं तरफ के तत्व जो होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। और इस रेखा पर आने वाले और इस रेखा पे जो तत्व हैं जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये जो तत्व है इस रेखा पे उपस्थित रहते हैं। तो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं ये तत्व, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। इस रेखा पे उपस्थित वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धधातु या उपधातु। कौन कौन से हैं ये तत्व, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब क्या है, उपधातु हैं।
तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को क्या करती है, अलग करती है। रेखा की बाईं तरफ धातु है, रेखा की दाईं तरफ अधातु है और रेखा पर जो तत्व है वो उपधातु है। समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार है। जैसे जैसे आवर्त में संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किए जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। कहने का मतलब है जैसे जैसे जो नाभिकीय आवेश होता है संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा, वह जब बढ़ता जाता है नाभिकीय आवेश तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होता है, घट जाता है। क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। नाभिकीय आवेश क्यों घटता है, नाभिकीय आवेश इसलिए घटता है क्योंकि जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सुगमता पूर्वक क्या होते हैं, निकल जाते हैं, यानी त्याग दिया जाता है। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है। इसलिए जो धात्विक लक्षण है वो आवर्त में क्या होता है, घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। और जब आप वर्ग में नीचे जाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी में तो धात्विक अभिलक्षण जो है वो क्या है, बढ़ता है। आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जब दो तत्व आपस में साझा करते हैं या आबंध बनाते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होती है। तो धात्विक अभिलक्षण जो है वो आवर्त में घटता है लेकिन समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। यानी जब आप बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो आपको आवर्त सारणी में धात्विक जो अभिलक्षण है वो घटती हुई मिलेगी और जब आप नीचे जाएंगे तो आपको धात्विक अभिलक्षण जो है वो बढ़ती हुई मिलेगी। आवर्त में बाईं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब आवर्त सारणी में आप बाईं से दाएं ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार ग्रहण की जाती है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु जो होती है वो आवर्त सारणी की दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो अधातु हैं वो दाईं ओर ऊपर की ओर स्थित रहती है। इन प्रवृत्तियों से इन तत्वों से बने ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है एक तो अम्लीय होती है, जबकि धातुओं से ऑक्साइड की जो प्रकृति बनती है तो वो क्षारीय होती है। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर जब आधुनिक आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो घटती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है और किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो बढ़ती। तो दोस्तों ये आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति थी जिसमें हमने बात किया संयोजकता के बारे में, परमाणु आकार के बारे में और धात्विक और अधात्विक लक्षण के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबा दें तथा ऑल पर क्लिक कर दें।